एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जीन पियाजे को पूरे विस्तार के साथ। क्या है जीन पियाजे, कैसा क्या रहा इनका सारा सिद्धांत, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के स्तर कितने होते हैं वो अपन जानते हैं। तो पहला आता है आपका इंद्रियानुगतिक, यानी इंद्रियों से चलने वाले, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। इंद्रियों से चलने वाले हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, आँख है, कान है, नाक है, हमारी जीभ है, हमारी जो त्वचा है, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। और इनके माध्यम से इंसान जब जो है अपने मतलब क्रियाएं करता है, उसको क्या कहा जाएगा, आपके इंद्रियानुगतिक क्रियाएं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी से कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसका लक्षण व विशेषता देख लेते हैं। विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा घटित होता है, ठीक है। जो विचार है हमारे मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा घटित होता है। हमारे मन में जो क्रियाएं आती हैं उसी के अनुसार हम विचार आते हैं, उसी के अनुसार हम क्रियाएं करते हैं, ठीक है। विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा घटित होता है। ज्ञानेंद्रियां अदाओं का सहयोजन प्रगति करता है। इसको अपन थोड़ा समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, ज्ञानेंद्रियों इनपुट्स यानी देना है ना, ज्ञानेंद्रिय इनपुट्स का सहयोजन कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम जो है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम कोऑर्डिनेशन करके अपनी जो इनपुट्स देते हैं। आगे देखेंगे, शारीरिक अनुक्रियाओं का संयोजन प्रगति करता, ठीक है। शारीरिक अनुक्रियाओं का संयोजन प्रगति करता है। वस्तुओं एवं लोगों में एक दूसरे के प्रभेदन व स्थायी पहचान एवं प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि वस्तुओं व लोगों स्वसहित में एक दूसरे से प्रभेदन एवं स्थायी पहचान प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। दूसरों मतलब वस्तुओं और प्रभेदन, वस्तुओं और दूसरी चीज़ों में, इंसानों और वस्तुओं में भेद करने का क्या करता है, पहचान पर प्रतिक्रिया करता है वो, ठीक है। कि ये जीव ये क्या है, ये वस्तु है और ये इंसान है, इनमें भेद करना की कोशिश यहाँ पे करता है वो, ठीक है। आगे देखेंगे, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहाँ दी हुई है कि इनका जन्म कब हुआ था। 9 अगस्त 1896 में, मृत्यु हुई थी 16 सितंबर 1980 में। और इसके अलावा स्थान स्विट्जरलैंड, और विशेषज्ञ थे जंतु विज्ञान चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें सेकेंड स्टेज आएगी अब पूर्व संक्रियात्मक, जो है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, भाषा के उपयोग एवं सांकेतिक विचारों में वृद्धि होती है। भाषा का उपयोग करना सीखता है बच्चा और सांकेतिक विचारों में उसकी वृद्धि होती है, ठीक है। सांकेतिक से मतलब है सांकेतिक विचार आते हैं, जैसे किसी के लिए उसने कुछ बना लिया, इमेज बना ली एक छोटी सी कि ये चीज़ है, संकेत के माध्यम से सीखता है। इसके बाद अहम केंद्रित हो जाता है बच्चा। अहम केंद्रित मतलब उसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, रोएगा नहीं तो उससे आप लोगे वो चीज़, तो मतलब शेयर नहीं करना चाहता। अहम केंद्रित, सब कुछ मेरा है, एवरीथिंग इज माइन, है ना। केंद्रण, सामने या संपर्क गण वस्तुओं या उसके भाग पर ध्यान केंद्रित देना, ध्यान देना। केंद्रण, सामने कोई वस्तु है, उसका पूरा ध्यान वही रहेगा। आप अगर उस चीज़ उसको पसंद आ गई तो उसका दिमाग पूरा वहीं रहेगा। वो फिजिकल रूप से आप उसको कहीं ले जाओगे, लेकिन उसका ध्यान पलट पलट के देखा होगा। उसको कोई चीज़ पसंद आती, टॉय या खिलौना कोई भी पसंद आता है, तो आप उसको वहाँ से अगर उठा के ले जा रहे हो तो उसका ध्यान वहीं रहता है। उसकी गर्दन मोड़ मोड़ के देखेगा। जैसे बच्चों को टीवी पसंद होती है, तो बच्चा क्या है, जाना नहीं चाहता वहाँ से। आप उसको कुछ बोलोगे भी तो वो आपकी साइड देखेगा ही नहीं, हाँ ना सिर हिलाता रहेगा, लेकिन पूरा ध्यान कहाँ रहेगा, टीवी पर रहेगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा केंद्रण, ठीक है। इस संक्रियता के द्वारा प्रत्यक्ष एवं विचार का चरित्र निरूपण करता है, ठीक है। इस संक्रियण के द्वारा प्रत्यक्ष, ये सामने है यानी, और विचार का चित्रण से मतलब है इमेज बनाना दिमाग में, वो निरूपण करता है, ठीक है। सामने जो चीज़ है, जैसे देखा होगा कि बच्चे जो है इस एज में, जैसे स्पाइडरमैन की मूवी देखी उसने, तो प्रत्यक्ष उसने स्पाइडरमैन को देखा और उसकी एक छवि दिमाग में बना ली, है ना।
उसकी क्या करा, उसने चरित्र निरूपण कर लिया, उसका एक दिमाग में इमेज बना ली कि हाँ स्पाइडरमैन ऐसा होता है और रियल में होता है। तो ये थोड़ी सी उसमें ये कहाँ किस स्टेज में आती है, आपकी पूर्व संक्रियात्मकता में आ जाती है। आगे है स्थानांतरण और प्रक्रियाओं की अपेक्षा स्थिर स्थितियों एवं वस्तुओं का मानसिक प्रतिमा बनाता है। ठीक है, स्थानांतरणों और प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा, स्थानांतरणों और प्रक्रियाओं की अपेक्षा स्थिर स्थितियों एवं वस्तुओं की मानसिक प्रतिमा बनाता है। ठीक है, स्थानांतरण से मतलब क्या आ जाएगा, अदला बदली जिसे बोलते हैं, उसकी अपेक्षा जो स्थिर चीज़ें हैं, जो चीज़ जहाँ रखी है वो चीज़ वहीं रखी है और उसी की वो इमेज बनाएगा। आप उसको अल्टा पल्टी जिसे बोलते हैं वो नहीं कर पाएगा, वो है ना, स्थिर चीज़ है उस पर उसका रहेगा पूरा फोकस, और वस्तुओं की मानसिक इमेजों बनाना सीख जाता है इस एज में। इसके बाद एक ही ढंग या रूप में सोच सकता है, इसके विपरीत नहीं, है ना, एक बात को एक ही रूप में सीख सकता है। आपने उसको बोला कि 2 और 3 5 होते हैं, अगर आप उससे बोलोगे 3 और 2 कितने होते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो नहीं सोच पाएगा क्योंकि एक ही तरह से उसने सीखा है, याद किया है ना। होते दोनों ही 5 हैं, 2 और 3 भी 5 होते हैं, 3 और 2 भी, लेकिन वो अल्टा-पल्टी नहीं कर सकते, जो अभी अपन ने देखा था यहाँ पे ऊपर, है ना। इसके बाद प्रत्यक्ष में समान वस्तुओं को समान वर्ग में विभाजित करता है। प्रत्यक्ष में समान वस्तुओं को समान वर्ग में विभाजित करता है। शब्दों या नामों को वस्तुओं एवं वस्तुओं के वर्गों के साथ संयोजित करता है। ठीक है, जैसे स्कूल्स में भी दिया जाता है आप लोगों को, है ना, कि शब्दों नामों को वस्तुओं, जैसे आपको लिख दिया उसने एक आंट बना दी या कुछ भी एप्पल का फोटो स्केच बना दिया, है ना, और उसे कहा है कि इसका फर्स्ट लेटर लिखो आप। फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्कूल में भी दिया, सा मेरा बच्चा है KG 1 में, उसको बहुत ये मिलता है, एप्पल का फोटो बना हुआ है और उसमें बोलेंगे इसका फर्स्ट लेटर लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, शब्दों नामों वस्तुओं को उनके वर्गों के साथ ही तो विभाजित कर रहा है कि ये A वर्ग का आता है, मतलब A आएगा इधर पे, तो A वहाँ पे फिट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेज में ये रहता है। तो शब्दों नामों देखो, शब्दों नामों को वस्तुओं एवं वस्तुओं के वर्ग के साथ संयोजित करता है। ठीक है, तो ये उसी में आ जाएगा। ओके, इसमें है प्रत्यक्ष में समान वस्तुओं को समान वर्ग में विभाजित करता है, वही है। जैसे आप उसे बोलोगे जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपने उसको दी कि 3 में विभाजित करने के लिए कोई चीज़ दी आपने, मान लो उसको माचिस की तीलियाँ दी, उससे कहा आपने कि 3 डिवाइड करके रख दो, तो वो रख देगा, इस वो कर सकता है ना, प्रत्यक्ष रूप से समान वस्तुओं को समान वर्ग में विभाजित कर सकता है। या फिर बहुत सारी आप चीज़ें दे दो मिक्स करके, यानी आपने उसमें बटन्स भी रख दिए, उसमें आपने माचिस की तीलियाँ भी रख दी, उसमें आपने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है एक मिक्स करके दे दी और आपने कहा कि समान वर्ग में उसको रख दो, तो वो रख देगा इस एज में। आप कहो कि तीलियों को उठा के एक साइड रख दो, बटन्स हैं उनको एक साइड रख दो, या कोई भी चीज़ है एक साइड रख दो, तो वो उनके समूह में उनको डिवाइड करके रख देगा। ठीक है, आगे चलें। देखो, अब आता है स्थूल व्यवहार यानी संक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, स्थूल व्यवहार या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये 7 से 11 वर्ष की रहेगी स्टेज, और इसकी विशेषता देख लेते हैं। स्थूल वस्तुओं के उपयोग से तार्किक चिंतन करता है। ठीक है, स्थूल वस्तुएं जो होती हैं सामने, या स्थूल यानी बड़ी वस्तुएं या जो सामने है के उपयोग से तार्किक चिंतन करता है। कम अहम केंद्रित और अधिक समाजीकृत बात करता है, यानी अब उसमें जो है मैं की भावना हट के अब हम की भावना उसमें आ जाती है कि हम सब मिलकर, यानी समाज का हिस्सा वो बनना शुरू कर देता है। ठीक है, समाज का हिस्सा बन चुका होता है। आगे विकेंद्रियता और प्रतिवर्गता। ठीक है, क्या आ जाएगा, डिसेंटरिंग और रिवर्सिबिलिटी घटित होने लगती है, यानी अब उसमें अल्टा पल्टी का गुण जो है विकसित हो जाता है। अब उसको पता है कि 2 और 3 5 होते हैं और 3 और 2 भी 5 होते हैं, 5 6 का 30 होते हैं और 6 पंजे भी 30 होते हैं, वो यानी ये सब उसको आने लग जाता है ना, समझने लगता है ये चीज़ें। परिवर्तनों एवं प्रतिक्रियाओं और अधिक जटिल स्थिर घटनाओं एवं संबंधों का अवबोध करता है। ठीक है, परिवर्तनों एवं प्रक्रियाओं और अधिक जटिल स्थिर घटनाओं के संबंधों का अवबोध करता है। ठीक है,
परिवर्तनों को भी स्वीकारता है, प्रतिक्रियाओं में भी और जटिल स्थितियों में भी वो करता है ना, अंतर समझता है। आगे देखेंगे, समान वस्तुओं को दो या दो से अधिक वर्गों में शुद्ध रूप से समूहन करता है। वास्तविक वस्तुओं या वस्तुओं के वर्गों में संबंध काम को समझता है। उन शब्दों के बीच अनुभूत करते हैं, संबंधों को समझता है। ठीक है, कुल मिलाकर अब समझदार हो जाता है बच्चा और सब चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। अब आएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक व्यवहार, है ना, और 11 से ऊपर ही आ जाएगा। इसमें प्रमुख लक्षण विशेषताएं क्या होंगी? सांकेतिक रूप से मानसिक व्यवहार या संक्रियाएं, फॉर्मल ऑपरेशन होने लगता है। वस्तुओं की तरह प्रत्ययों आइडियाज पर व्यवहार निष्पादित करता है। ठीक है, क्या होगा? सांकेतिक रूप से मानसिक व्यवहार या संक्रियाएं होने लगता है। ठीक है, सांकेतिक रूप से, सिंबॉलिक रूप से वस्तुओं की तरह प्रत्ययों पर व्यवहार निष्पादित होता है। उन संप्रदायों के लिए उपयुक्त संकेतों के बीच संबंधों का अवबोध करने लगता है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगता है। इसमें देखो लैंग्वेज कितनी बिल्कुल ठीक वैसी ही दी हुई है जैसी एग्जाम में आती है और तुम्हारा सिर बिल्कुल घुमा देती है ना। एक एक शब्दों को जब तक आपको पकड़ना नहीं आएगा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, इन क्वेश्चन को देख के लग रहा है आपको कि ये पूछना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, देख के नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन हमको शब्दों को पकड़ के फिर उसका अर्थ निकालना पड़ेगा, तब हम उत्तर दे पाएंगे। यानी अभी आप उत्तर तो भूल ही जाओ, पहले तो आपको प्रश्न ही समझना पड़ेगा और प्रश्न समझोगे फिर आप उत्तर दे पाओगे, है ना। उन संप्रदायों के उपयुक्त संकेतों के बीच, ठीक है, उन संप्रदायों के लिए उपयुक्त संकेतों के बीच संबंधों का अवबोध करने लगता है, जिनका प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगता है। जिनका प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव करने लगता है, उन संप्रदायों के लिए उपयुक्त संकेतों के बीच संबंधों का अवबोध करने लगता है। तो इस वाली लाइन का जो मतलब होता है, इसका ये हुआ कि उन संप्रदायों के बीच उपयुक्त संबंधों के बीच संबंधों का अवबोध करने लगता है। मतलब कोई समझने लगता है कि जैसे कोई संकेत है, जैसे किसी को कोई बात डिकोड की गई है, इनकोड की गई है, तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्या उसका वो है, ये सब वो समझने लग जाता है। उसमें ये क्षमता आ जाती है कि इसका कोई तार्किक मतलब होता है। मतलब संबंध जो संकेत हैं उनको संकेत के बीच संबंधों का अवबोध करने लगता है कि संकेत के रूप में ये है। जैसे इनकोड अपन ने पढ़ा हुआ है ना, इनकोड करना, संकेतों के बीच के रूप में उसको ट्रांसफर कर देना, तो वो उनका तार्किक मतलब समझने लग जाता है, समझ सकता है इस उम्र में। ठीक है, जिसका वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने लगता है ना, कि ऐसा होता है। प्रत्यक्ष यानी सामने होती है ये चीज़ें, तो ये वो समझने लग जाता है इस टाइम पर। इसके बाद स्थूल वस्तुओं एवं घटनाओं की अपेक्षा प्रत्यात्मक अंतर वस्तु से तुलना, परस्पर विरोध और खोज एवं अनुभव करने लगता है। ठीक है, स्थूल वस्तुओं एवं घटनाओं की अपेक्षा प्रत्यात्मक अंतर वस्तु से तुलना करता है। और दूसरा, परस्पर विरोध की भावना उसमें प्रकट होने लगती है, खोज और अनुभव करने लगता है। ठीक है, अब इसमें जेरोम ब्रूनर को समझाया है, आगे देखेंगे अपन ये क्या बोलते हैं। जेरोम ब्रूनर देखो ने कौन सा सिद्धांत दिया है? विकास का ही सिद्धांत दिया है, वो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो अमेरिका के हैं। ठीक है, तो मतलब पियाजे के अलावा इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास दिया है। आगे देखेंगे न बुक कौन कौन सी लिखी है। द स्टडी ऑफ थिंकिंग, ठीक है, द स्टडी ऑफ थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960, टुवर्ड अ थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1966, The relevance of education 1973, The culture of education 1946। ठीक है, ब्रूनर ने ज्ञान व अनुभूतियों को प्रदर्शित करने में 3 मुख्य माध्यम बताए हैं। ब्रूनर ने ज्ञान व अनुभूतियों को प्रदर्शित करने में 3 मुख्य माध्यम बताए हैं। कौन कौन से माध्यम से आप ज्ञान की अनुभूति कर सकते हो? पहला है सक्रियता, ठीक है, सक्रियता जो क्रियात्मक और क्रेक भी कहा जाता है जिसको, और इनएक्टिव मोड,
इसे क्या बोलेंगे, इनएक्टिव मोड। इसके बाद आती है दृश्य प्रतिमा, जो प्रतीकात्मक बोल सकते हैं या बिंबात्मक भी बोल सकते हैं, आइकॉनिक मोड। और तीसरी है सिंबॉलिक यानी सांकेतिक। ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो सक्रियता यानी क्रियात्मक हो गया इनएक्टिव मोड, दूसरा आइकॉनिक मोड और तीसरा सिंबॉलिक मोड। ठीक है, इनके माध्यम से क्या है, बच्चा जो है कोई भी ज्ञान का क्या कर सकता है, अनुभूति कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब सक्रियता को पढ़ते हैं। इनएक्टिव मोड क्या होता है, जन्म से 18 माह यानी एक सेकंड है, जन्म से 18 माह 12 वर्ष। तो यहाँ ये जो दिया हुआ ना, ये कुछ मत करना इसको, ये शायद गलती से लिख गया है यहाँ पे। जन्म से 18 माह ही है, यानी 1.5 वर्ष की बात हो रही है। जन्म से 18 माह में बालक अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा सीखते हैं। ठीक है, जैसा वो महसूस करते हैं उसको क्रिया द्वारा सीखते हैं। जैसे दूध की बोतल देखकर हाथ पैर चलाना। मतलब क्या हुआ कि बच्चे को लगी है भूख, अब बोतल को जैसे ही देखेगा तो मुंह से तो बोल नहीं सकता कि हाँ लाओ जल्दी लाओ, वो हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इनएक्टिव मोड कहा जाता है। ठीक है, तो जन्म से 18 माह में बालक अपनी अनुभूति को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है ना, क्रिया करके बताता है, एक्शन के साथ बताता है कि मुझे भूख लग रही है। बॉटल जैसे देखेगा वो क्या करेगा, हाथ पर चलाना शुरू कर देगा। इसके बाद आता है आपका दृश्य प्रतिमा, आइकॉनिक, है ना, आइकॉनिक। और इसमें क्या होगा, ये 1/1/2 है। ठीक है, कैसा है ये, मैंने देखो हटा ही दिया, ये 1 लिखा है ना, इसका मतलब है 1/1/2 यानी 1.5 वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, 1.5 वर्ष से 6 वर्ष तक ये आएगा आपका दृश्य प्रतिमा। इसमें बालक अपने मस्तिष्क में से कुछ दृश्य, है ना, मस्तिष्क में से कुछ दृश्य या प्रतिमा बनाकर अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ठीक है, कुछ इमेजेस बना लेता है अपने दिमाग में, विजुअल इमेजेस, और जिनके द्वारा अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इनमें भावनात्मक जागरूकता, सहानुभूति, आत्म जागरूकता, आत्मनियमन और दूसरों के साथ भावनात्मक संबंधों की स्थापना का विकास शामिल है। ठीक है, उदाहरण, एक मिनट रुकिए। ये कहाँ का पेज ओपन हो गया, 1 मिनट। अब आएगा इसमें सांकेतिक प्रतीकात्मक, सांकेतिक या प्रतीकात्मक जो 6 वर्ष के बाद आएगा। सिंबॉलिक, भाषा के व्यवहारों द्वारा अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। भाषा के व्यवहारों द्वारा मतलब बोलने लग जाता है बच्चा और फिर अपनी अनुभूति को अपने मुंह से बोलकर ही व्यक्त करता है कि भूख लग रही है। ब्रूनर ने भाषा को अधिक महत्व दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसने ज़्यादा महत्व दिया है, तो ब्रूनर ने भाषा को अधिक महत्व दिया है। संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया भी ब्रूनर ने ही माना है। बालकों के संज्ञानात्मक विकास में दृश्य प्रतिमा पहले विकसित होती है, सांकेतिक बाद में। ठीक है, पहले दृश्य प्रतिमा होती है, सांकेतिक बाद में होती है। ओके, भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास क्या होता है ये देखते हैं। भावनात्मक विकास भावनाओं के विकास और नियमन और किसी की भावना को पहचानने, व्यक्त करने और प्रतिबंधित करने की क्षमता से संबंधित है। ठीक है, इसमें भावनात्मक जागरूकता, सहानुभूति, आत्म जागरूकता, आत्मनियमन और दूसरों के साथ भावनात्मक संबंधों की स्थापना का विकास शामिल है। ठीक है, उदाहरण, एक किशोर स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को पहचानता है और व्यक्त करना सीखता है। ठीक है, किशोर की बात हो रही है, अपनी भावनाओं को पहचानेगा भी और व्यक्त करना भी सीखता है। भावनात्मक विकास प्रदर्शित करता है वे अपनी स्वयं की भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, और तनाव का प्रबंधन करना सीखते हैं, तनाव का प्रबंधन करना सीखते हैं। ठीक है, आगे है
थकान आती है। थकान मुख्य कारक है जो भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। वह प्रायः चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए वह गलत निर्णय लेता है और उसका भावनात्मक विकास रुक जाता है। नतीजतन बच्चों में अवांछित भावनात्मक व्यवहार की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए वो व्यवहारिकता, भावनात्मक व्यवहारिकता उसमें आने लगती है। अब आता है विद्यालय वातावरण। बच्चे का भावनात्मक विकास विद्यालय में होता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, इसलिए उन्हें वहाँ के हालात की जानकारी नहीं होती है। वह आपको असहज और असुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को, ठीक है, अपने आप को। वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस अवस्था में शिक्षकों की सहकारी शैक्षणिक गतिविधियाँ बच्चे के भावनात्मक विकास को दिशा प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद है स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। अब स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की बात हो रही है, तो देखो भाई, हम सभी को पता होना चाहिए कि बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के बीच गहरा संबंध है। ये शारीरिक होते हैं, ये शारीरिक गलतियाँ कई तरह की भावनात्मक मुश्किलें पैदा करती हैं। कुछ बच्चे बीमारी या अस्वस्थता के कारण भावनात्मक विकास से दूर हो जाते हैं और उनका भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। अब उम्र देखेंगे। उम्र का असर बच्चे के भावनात्मक विकास पर भी पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है तो उनमें भावनात्मक परिपक्वता आने लगती है ना। भावना चेंज हो जाती है उम्र के साथ साथ। जैसे छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है और जब उसके घर में दूसरा उसका भाई या बहन आता है, तो उसमें जो होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि ये मेरा ही भाई है या ये भी मेरी तरह मेरी मम्मी पापा का बच्चा है, तो उसको भी ध्यान देना है। उसका भावनात्मक विकास उतना हुआ ही नहीं होता। वो यही सोचता है कि मेरे साथ जो है पार्शियलिटी की जा रही है, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, इसी का ध्यान रखा जा रहा है। तो लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर उसको समझ आ जाता है कि ये भी मेरी तरह मेरे मम्मी पापा का बच्चा है और मैं इसका भाई हूँ, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो भावना चेंज हो जाती है। तो क्या हो रहा है, इसमें भावनात्मक विकास हो रहा है। ठीक है, ये हो जाता है। अब आगे देखेंगे संवेग क्या है, संवेगों को समझते हैं, परंतु हमें जाना होगा अगले पेज पर, यहाँ नहीं हो रहा है ये। हाँ, संवेग क्या है, ठीक है। तो देखो, संवेग को अंग्रेजी भाषा में इमोशन कहा जाता है। ठीक है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवरी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पत्ति करना। इमोवरी का क्या मतलब है, उत्पत्ति करना, हिला देना, उत्तेजित करना, भड़क उठना या उद्दीप्त होना। ठीक है, ये इतने मीनिंग है इसके। व्यक्ति की उत्तेजित उद्वेलित अवस्था को ही संवेग कहा जाता है। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित हो जाता है इंसान, और उसको फिर क्या बोलते हैं अपन, संवेग कहते हैं। आगे देखिए, संवेग की परिभाषा समझते हैं। पीटी यंग ने कहा है, संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है। ठीक है, संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति किससे होती है, मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, तथा इसमें व्यवहार, चेतन, उत्पत्ति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। जेम्स ड्रेवर को पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं अपन, है ना। पहले इसका देख ले, पीटी यंग क्या बोल रहे हैं, संवेग व्यक्ति की तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है, जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है, तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। काय की होती है, देखो, पहले तो आएगा व्यवहार, फिर चेतन, फिर अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, पीटी यंग ने कहा है। यंग इंसान ने, किसी यंग ने कहा है कि क्या होता है इसमें, क्या क्या हो जाता है शामिल, व्यवहार शामिल होता है। यंग बोल रहा है इंसान, हमें व्यवहार रूप से अगर क्या बोलते हैं अपने संवेगों पे, यंग इंसान है, गुस्सा जल्दी आता है, तो उसको समझाया जा रहा है कि अगर तुम जो है अपने व्यवहार, अपने चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों पर नियंत्रण रखोगे, तो क्या होगा कि आपका जो है सही होगा, आपका सांवेगिक विकास। ठीक है, तो ये यंग को बोला जा रहा है। हम जेम्स ड्रेवर क्या बोल रहे हैं,
संवेग शरीर की जटिल अवस्था है। ठीक है, संवेग क्या है? शरीर की जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें है, आगे देखेंगे। संवेग के प्रकार दिए हुए हैं। संवेग के 2 प्रकार होते हैं। पहला सकारात्मक संवेग, इन्हें सुखकर संवेग में कहते हैं, जिसमें प्रेम, आमोद, हर्ष, स्नेह, ठायास और आनंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ठीक है, नकारात्मक संवेग देख रहे हैं। इन्हें दुखदायी या कष्टकर संवेग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, भय, ये सब क्या आ जाएंगे? नकारात्मक संवेग में आ जाएंगे। मूलभूत प्रवृत्तियां देखेंगे। सभी व्यवहार प्रेरणा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। ठीक है, सभी व्यवहार कैसे किए जाते हैं? प्रेरणा से प्रेरित होकर किए जाते हैं। लेकिन ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको सीखना नहीं पड़ता। प्राणी इन कार्यों को अपनी आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक कार्यों के कारण करते हैं। उन्हें मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। जैसे शिशु द्वारा माँ का स्तनपान करना, पक्षियों द्वारा अपना घोंसला बनाना, मछली द्वारा तैरना। ठीक है, तो ये क्या है? अपनी मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों भी जन्मजात शक्तियां हैं जो व्यवहार को परिचालित करती हैं। सॉरी, यह वंशानुगत या जन्मजात मनोसामाजिक प्रवृत्तियां होती हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो उसका प्रत्येक व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से परिचालित होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्तियों से होता है, हमारा और आपका सभी का, है ना। ये मतलब दिखावटी इंसान कुछ टाइम कर लेगा, लेकिन उसका जो कहते हैं ना कि एक शुद्ध हिंदी में कहें तो बोला जाता है अपनी जात दिखाना, है ना। तो वो किससे आती है? मूल प्रवृत्तियों से आती है कि आपकी मूल प्रवृत्ति ये है, आप इस टाइप के हो। आप कितना ही झूठा नकाब अपने चेहरे पर रख लो, कुछ टाइम के लिए रख लोगे, सज्जन बन के रहोगे, लेकिन है ना अपनी जात दिखाई देते हो। मतलब क्या होता है? अपनी मूल प्रवृत्ति दिखाई देते हो। मैंने शुद्ध हिंदी में इसलिए बताया ताकि जल्दी से दिमाग में बैठे। ठीक है, आगे देखेंगे। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 पहलू बताए हैं। एक है ज्ञानात्मक पहलू, ठीक है, और दूसरा संवेगात्मक पहलू, तीसरा है आपका क्रियात्मक पहलू। ठीक है, तो इनकी परिभाषाएं भी अपन समझ लेते हैं। पहली मूल प्रवृत्ति की जो परिभाषा है मैकडूगल ने दी है। अब ये जनाब क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति एक परंपरागत अथवा जन्मजात मनोसामाजिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार के संवेग का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। ये क्या किसने कहा? मैकडूगल ने। और ये इन्होंने तो पूरा ही डिस्क्राइब किया हुआ संवेगों को, है ना। तो इन्होंने ये परिभाषा दी है। क्या बोल रहे हैं मैकडूगल? मूल प्रवृत्ति एक परंपरागत अथवा जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो प्राणी को उसकी किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार के संवेग का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। ये मैकडूगल ने कहा है। ठीक है, मैकडूगल को आप क्या कर लो? गूगल बना लो, गूगल। ठीक है, गूगल। तो मूल प्रवृत्ति परंपरागत, मूल प्रवृत्ति की जगह फिट कर दो गूगल। गूगल एक परंपरागत अथवा जन्मजात मनोसामाजिक प्रवृत्ति है, यानी ये ढूंढने के प्राचीन है और जन्मजात है। यानी ये सब इसका जन्म किस लिए हुआ है? लोगों को ढूंढने के लिए हुआ, जानकारी देने के लिए। ठीक है, और किसी विशेष वस्तु को देखने, उसके प्रति ध्यान देने, उससे विशेष प्रकार का जो है नहीं उत्पन्न होना चाहिए। सिंपल सी इसमें बात की हुई है। आगे देखेंगे। देखो भाई, इन्होंने फिर क्या कहा है? वुडवर्थ कहते हैं मूल प्रवृत्तियां कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है।
ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या है? कार्य करने का सीखा का बिना सीखा हुआ। मतलब आपकी जो मूल प्रवृत्ति है वो आप किसी भी जॉब में रहो, आपके अंदरूनी रूप से प्रकट होती होती है। ठीक है, तो ये इसमें दिया हुआ है कि मूल प्रवृत्ति है कार्य करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। और चलो भाई, नेक्स्ट है पेखाम तथा पेखाम। इनने क्या बोला है कि मूल प्रवृत्ति शब्द के अंतर्गत हम उन सभी जटिल कार्यों को लेते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत हम उन सभी जटिल कार्यों को लेते हैं जो बिना पूर्व अनुभव के उसी प्रकार प्रकट कर दिए जाते हैं जिस प्रकार हम उस लिंग प्रजाति के समस्त सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान है, जीव कह लो, या इंसान हो या कोई भी एनिमल हो, कोई भी हो, अगर उसने कोई चीज अलग से नहीं सीखी है तो वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, जन्मजात जिसे कहते हैं। जन्म से ही कई बच्चे बहुत मुस्कुराने वाले पैदा होते हैं, कई बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। तो ये क्या है? उनकी मूल प्रवृत्ति ही तो है ना, जिससे सीखा नहीं है भाई। पेट से कोई बच्चा सीख के तो आता नहीं है, वो उसकी मूल प्रवृत्ति है जो प्रकट कर रहा है। कई बच्चा बहुत ही रोता है, कई बच्चा आराम से सोता रहता है, ये उसकी मूल प्रवृत्ति है जिससे उसने सीखी नहीं है। ठीक है, अब मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं देखते हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, इन्हें सीखना नहीं पड़ता। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं, सभी में होती हैं। मूल प्रवृत्तियों के निश्चित उद्देश्य होते हैं। ठीक है, किसी प्रजाति के सभी सदस्यों की मूल प्रवृत्तियां समान होती हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां आजीवन रहती हैं। कुछ उपायों के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में शोधन किया जा सकता है। मूल प्रवृत्तियों तथा आदतों में अंतर होता है। आदतें अलग होती हैं, मूल प्रवृत्तियां अलग होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां लाभदायक होती है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में सुविधा या चेतना की कोई भूमिका नहीं होती है, बुद्धि या चेतना की। ओके, अब मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, इनको अपन देख लेते हैं फटाफट। देखो, पलायन है ना, पलायन क्या होता है? मतलब भागना। और भागता कब इंसान? भय के टाइम पे यानी फेयर के टाइम पे। इसके बाद युयुत्सा यानी क्रोध। युयुत्सा कुछ कुछ गुस्सा जैसा लग रहा है ना, गुस्सा, युयुत्सा गुस्सा, तो ये क्रोध हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो, फिर इसके बाद है निवृत्ति। निवृत्ति यानी रिपल्सन, और इसका क्या हो जाएगा? घृणा, है ना। निवृत्ति यानी निकल जाना, घर से खिसक लेना। तो हमें जब किसी से घृणा होती है, जो हमें देखना पसंद नहीं होता, हम वहां से अलग हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं उनसे, है ना, छोड़ देते हैं उस काम को। इसके बाद आता है पुत्र कामना। पुत्र कामना यानी अपने बच्चे को देखने की इच्छा, या बच्चे से रिलेटेड कोई बात है तो उसमें क्या आता है? वात्सल्य, लव, प्यार आता है बच्चे पे। इसके बाद शरणागत। शरणागत का क्या हो जाएगा? करुणा, यानी किसी पर दया आना। अगर हम किसी को शरण दे रहे हैं मतलब हमें दया आई है तभी दे रहे हैं ना। इसके बाद काम प्रवृत्ति, इसका क्या हो जाएगा? कामुकता हो जाएगा। इसके बाद जिज्ञासा का क्या हो जाएगा? आश्चर्य, है। हमने कहीं सुना कि कोई बच्चा है, 3 आंखों वाला बच्चा पैदा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये जिज्ञासा हुई ना हमारे अंदर जानने की। तो क्यों हुई? क्योंकि संवेग क्या थे उसके? आश्चर्य से, आश्चर्य हुआ तभी, है ना। इसके बाद आता है दैन्य। आता है दैन्य। दैन्य मतलब आत्महीनता, है ना, दीनहीन जिसे बोलते हैं, आत्महीनता आ गई अपने अंदर ही। इसके बाद सामूहिकता मतलब एकाकीपन। ठीक है, सामूहिकता, एकाकीपन। इसके बाद भोजनान्वेषण, इसका क्या आ जाएगा? भूख आ जाएगा। और संग्रह प्रवृत्ति, स्वामित्व भाव, इकट्ठा करना सब कुछ। इसके बाद रचना प्रवृत्ति, कृति भाव। ठीक है, कृति भाव मतलब फीलिंग ऑफ क्रिएटिविटी। हास का क्या मतलब हुआ? हास, आमोद हुआ। ठीक है, तो ये सब आपकी मूल प्रवृत्तियां हुई मैकडूगल के द्वारा दी हुई। अब तो देखेंगे शैशवावस्था और संवेग। देखो,
शैशवावस्था और संवेग। जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता, यह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। ठीक है, 1 मास का शिशु उत्तेजना के कारण ही पीड़ा का अनुभव करता है। 3 मास का शिशु आनंद और क्रोध का अनुभव करता है। ठीक है, लगभग 2 वर्ष की आयु में शिशु में प्रेम, आनंद, क्रोध, भय आदि प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। 5 वर्ष की आयु में शिशु के संवेगों पर वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है और बालक की शैशवावस्था में संवेग क्षीण हो जाते हैं। मुद्रा जरा सी देर में संवेग बदलते रहते हैं। है ना, देखा होगा बच्चे जरा में हंस रहे हैं, जरा में रो रहे हैं, उनके अच्छे मन की बात कर तो हंसने लगेंगे रोते रोते के बीच में ही। है ना, तो ये क्या है, संवेग क्षीण होते हैं उनके। ओके, इसके बाद शैशवावस्था समोच्च सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। ठीक है, कैसा है, स्वर्णिम काल। अगला है बाल्यावस्था और संवेगात्मक। संवेग क्या होते हैं? बाल्यावस्था के पूर्व अवस्था की उत्तेजना स्पष्ट संवेगात्मक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होने लगती है। बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ये किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। सबसे पहले क्या होगा, उसमें भय और प्रेम के संवेग विकसित होंगे और ये वॉटसन ने कहा है। इस अवस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है। ठीक है, विद्यालय में भय, ठंड, तनाव, वृद्धि के वातावरण से छात्रों में मानसिक ग्रंथियों का विकास होता है और लड़कियों एवं लड़कों की अपेक्षाकृत ज्यादा ईर्ष्या होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ 24 माह में बच्चे में क्या आएगा, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा और प्रेम, उल्लास। ये 24 महीने यानी 2 साल में रहेंगे। फिर 18 माह, अच्छा शुरू से दिया, मैं उल्टा पढ़ रही हूँ यहाँ से। देखो, जन्म के समय क्या है, उत्तेजना है ओनली। आनंद व्यथा कब आएगा, 3 मास में, जब वो बच्चे की माँ की आवाज सुनने लगता है। फिर 6 माह में प्रेम, भय, क्रोध, घृणा ये भाव आ जाएंगे। 18 में उल्लास, ईर्ष्या, अनुराग और 24 माह में उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय ये सब आएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ। अब किशोर अवस्था में संवेग क्या है, पूर्व किशोर अवस्था संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि से संघर्ष और तूफान का काल है। पूर्व किशोर अवस्था संवेगात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से संघर्ष तूफान का काल है। इस अवस्था में उसके मन में असुरक्षा और सामाजिक मान्यता की समस्या उलझने पैदा हो करती है। इस अवस्था में वह स्वावलंबी और स्वतंत्र होना चाहता है। ठीक है, कैसा होना चाहता है, स्वावलंबी और स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन माता पिता और अभिभावक उसे अनुभवहीन मानते हैं। बच्चा कह रहा है मुझे आपकी बाइक दे दो पापा जी, माँ बाप कह रहे हैं बेटा नहीं, अभी तुम्हें नहीं चलानी आती है, और बच्चा क्या बोल रहा है कि नहीं मुझे चलाना ही है। ठीक है, वो क्या बोलता है, स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन माता पिता और उसे अनुभवहीन समझते हैं। माता पिता को पता है भले ये बड़ा हो गया लेकिन इसमें अनुभव नहीं है चलाने का, ये गिरा देगा या किसी को भिड़ा देगा, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं मुझे चलना है। तो विचारों में क्या हो रहा है, मतभेद आ रहे हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे, इस अवस्था में वह स्वावलंबी और स्वतंत्र होना चाहता है, तो देख लिया था। इस अवस्था में बालक बालिका विपरीत लिंग में रुचि रखने लगते हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक संतुष्टि की दृष्टि से बालक अपने मित्रों पर अधिक से अधिक समय विश्वास करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगेन मैं फिर वही कहूंगी कि भैया बहुत नाइट हो चुकी है, 12:30 बज गए हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ाई यही एंड करते हैं, कल फिर इसके आगे का हम पकड़ेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द हमारी CDP कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो कल शुरू हुई है लेकिन हम इसे खत्म भी जल्दी ही कर लेंगे फटाफट करते हुए। तो हमारी CDP जैसे ही खत्म होती है फिर हम दोबारा से अब देखते हैं पोषण शुरू कर देंगे ना। पोषण नहीं हुआ, अपना सीक्वेंस वाइज नहीं हुआ है यूट्यूब पर,
तो हम सीक्वेंस पे फिर पोषण ही शुरू करेंगे। अभी तो खैर सीढ़ी 3 जो है करो, अभी तो 7 है आपका, ठीक है। तो बने रहो साथ में, सारे सब्जेक्ट हम क्लियर कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से। बस पुरानी वीडियोस भी देखते रहना थोड़े बीच बीच में, ठीक है। तो अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों से, अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।